जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सभी लोग बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और अपनी तैयारी जानदार तरीके से कर रहे होंगे। मैं राजीव यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एनएसए रैंकर्स पर। जैसा आप सभी को पता है कि मैं डेली आपके लिए पीवाईक्यू जो यूपी कांस्टेबल का है 2024 में जो एग्जाम हुए थे वो करा रहा हूँ। और आज हम करने वाले हैं 23 अगस्त की शिफ्ट सेकंड का सॉल्यूशन, जिसमें टोटल मैथ के 26 सवाल देखने को मिले थे और एक एक करके हम सारे क्वेश्चन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर हमारे साथ आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी दोस्त आपके यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई या किसी वनडे एग्जाम की तैयार करते हैं तो उनके लिए सभी क्लासेस इंपॉर्टेंट होने वाली है। बाकी मैं बात कहूँ तो आप जो है अपनी राय भी कमेंट में हमें दे सकते हैं कि हमें आपके लिए क्या और बेहतर करने की आवश्यकता है, आपके लिए क्या हम और अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, ज्यादा देरी ना करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि यदि 6 आमों की कीमत 90 रुपए है तो 10 आमों की कीमत कितनी है। तो आपने कहा 6 आम अगर 90 के है तो एक आम 15 रुपए का होगा और एक आम 15 का होगा, तो आप कहेंगे सर 10 आम 150 की हो जाएंगे। बड़ा सिंपल और इजी सवाल था। आपने कहा सी ऑप्शन एकदम करेक्ट। दूसरे सवाल पर आएंगे। एक राशि का भुगतान 1764 रुपए की 2 वार्षिक किस्तों में किया जाता है, जिसमें 5% चक्रवृद्धि ब्याज सम्मिलित है। उधार ली गई राशि बतानी है कितनी होगी। तो अगर मैं बात करूं कि मेरा रेट 5% का है तो 5% का मतलब 1/20 होता है। यानी कि आप ये कहेंगे सर कि पहले साल में अगर राशि 20 रुपए होगी तो एक के ब्याज के साथ 21 हो जाएगी, और दूसरे वर्ष में अगर 20 का स्क्वायर 400 होगी तो ब्याज मेरा 21 का स्क्वायर 441 हो जाएगा। हमें ये पता है किस्त वाले सवालों में किस्त दोनों वर्ष समान होनी चाहिए। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर भी 441 रुपए होनी चाहिए, तो 21 का गुणा इधर करेंगे, 21 का गुणा इधर करेंगे। तो हमने कहा बहुत बेसिक है, सिंपल है भाई मेरे। अगर मेरी किस्त 441 के तो आप कहेंगे सर जो मेरा प्रिंसिपल आएगा वो 420 और 400 यानी 820 रुपए का प्रिंसिपल होगा। 820 रुपए के प्रिंसिपल में मेरे भाई साहब 441 की किस्त बनेगी। तो मेरी किस्त यहाँ पर क्वेश्चन में कितनी दी है, 1764 दी है। मैंने कहा कितने गुना है, तो आपने कहा सर 1764 इसका 4 गुना। तो इसका 4 गुना करूंगा तो आप कहेंगे सर 3280 मेरा आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट। क्लियर है, बहुत बेसिक सवाल है। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। ये कह रहा है सी और बी एक कार्य को क्रमशः 18-24 दिनों में करते हैं। उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया और फिर सी चला गया, तो बी शेष काम को कितने समय में करेगा। फीस बी जो है वो शेष काम को कितने समय में करेगा। तो हम ये कहेंगे भाई सिंपल है। सबसे पहले ए काम करता है 18 में, सॉरी सी है ये, और बी काम करता है 24 में। मैंने कहा इनका एलसीएम आएगा 72। तो इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी होती है वर्क अपॉन टाइम। एफिशिएंसी क्या होती है भाई, वर्क अपॉन टाइम। तो 72 वर्ग 18 दिन में तो एक दिन में 4, और 72 वर्ग 24 दिन में तो एक दिन में 3। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई 4 और 3 की। अब ये कह रहा है 8 दिनों तक उन्होंने काम किया। तो मैंने कहा दोनों मिलकर एक दिन में भाई 4 और 3 7 काम कर रहे हैं। दोनों मिलकर एक दिन में 7 काम कर रहे हैं, तो भाई साहब इन्होंने 8 दिन में कितना काम किया होगा। आपने कहा 56 काम किया होगा। 8 दिन में 56 काम करने के बाद उनके पास शेष कितना काम बचा। तो आप ये कहेंगे सर यहाँ से जो शेष काम आ रहा है वो 16 काम शेष आ रहा है। भाई 72 टोटल काम था, उसमें से कितना काम हो गया, आपने कहा 56 हो गया, 16 बच गए। अब कौन छोड़कर गया, सी छोड़कर चला गया। तो अब भाई साहब बी करेंगे। बी एक दिन में 3 काम करते हैं, तो 16 काम 16/3 दिन, यानी कि आप ये कहेंगे सर बी ऑप्शन एकदम करेक्ट। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है ए और बी प्रत्येक एक कार्य को 75 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ समय बाद छोड़ दिया और बी ने शेष कार्य को 23 दिनों में पूरा किया। कार्य शुरू होने के कितने दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। अगर यहां पर बात की जाए कि प्रत्येक व्यक्ति एक कार्य को 75 दिन में कर रहा है। प्रत्येक व्यक्ति एक कार्य को 75 दिन में करने का सीधा मतलब है कि ए भी 75 में कर रहा है और बी भी 75 में कर रहा है।
समझ में आ गई बात है? ए भी 75 में कर रहा है और बी भी 75 में करेगा। देखो अगर कभी भी ऐसी इक्वेशन बनती है आपके सामने कि कोई ए व्यक्ति किसी काम को एक्स दिन में कर रहा है और बी व्यक्ति भी एक्स दिन में कर रहा है, तो आप कहेंगे सर दोनों मिलकर उस काम को एक्स बटे 2 दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे? आप कहेंगे सर एक्स बटे 2 दिन में दोनों मिलकर काम को करेंगे। अब यहां पर यह कहा गया कि कार्य जो है दोनों ने मिलकर 23 नहीं कुछ दिन किया, कुछ दिन किया, फिर ए ने छोड़ दिया और बी ने शेष काम 23 दिन में किया। तो मुझे सिंपल ये बताइए, मुझे सिंपल ये बताना कि बी ने 75 में से 23 दिन अकेले काम किया, इसका मतलब दोनों ने 52 दिन काम किया था। दोनों ने कितने दिन काम किया था? 52 दिन काम किया था। क्योंकि दोनों जो है वो एक दिन में समान काम करते हैं, क्योंकि दोनों के दिन समान है तो एफिशिएंसी भी समान होगी। इसका मतलब दोनों ने 52 दिन में टोटल कुल मिलाकर आप ये कहेंगे 52 दिन का काम, 52 दिन का काम दोनों ने मिलकर 52 दिन का काम 26 दिन में किया होगा। मैंने अभी आपको बताया कि ए अगर एक्स में कर रहा है, दूसरा एक्स में कर रहा है, तो दोनों मिलकर एक्स बटे 2 दिन में करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कहा 75 में से 23 दिन का काम इन्होंने कर लिया, यानी कि 52 दिन का काम बाकी है। तो 52 दिन का काम दोनों ने मिलकर किया होगा। तो बी के 52 दिन का काम और ए के 52 दिन का काम दोनों मिलकर करेंगे, तो 52 बटे 2 26 दिन में कर लेंगे। बाकी अगर आप इसे बेसिक से करना चाहेंगे तो देखेंगे बेसिक से कैसे करेंगे भाई। हम इसका एलसीएम लेंगे, 75 आएगा, इनकी एफिशिएंसी 1 और 1 आएगी। ये 23 काम करेगा 23 दिन में, क्योंकि एक दिन में एक काम कर रहा है तो काम बचेगा 52। अगर दोनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में 2 काम करते हैं, तो 26 52 काम जो होगा 26 दिन में हो जाएगा। बाकी इसमें कुछ भी आपको कॉपी पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा कहते 75 में से 23 दिन का काम हो गया, 52 दिन का काम बचा है, दोनों मिलकर करेंगे 26 दिन में, बात खत्म। चलिए फिर आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। एक वस्तु की कीमत में 25% वृद्धि की गई, तत्पश्चात वस्तु की कीमत 20% घटा दी गई और फिर 10% बढ़ा दी गई। पहले 25 बढ़ाया, फिर 20 घटाया और फिर 10 बढ़ा दिया, ओवरऑल क्या वृद्धि हुई? तो मैंने कहा कि एक चीज ध्यान रखना, हमेशा 25 की वृद्धि और 20 की कमी दोनों 0% का इफेक्ट डालते हैं, यानी कि 10% आखिरकार बढ़ गया होगा। डायरेक्ट आंसर है, कभी भी किसी वस्तु के मूल्य को 25 बढ़ाओ और फिर 20 कम करो तो वो इक्वल आ जाती है, वस्तु उतने के बराबर ही आ जाती है। बाकी आप करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, 25% का मतलब है 1/4, यानी कि 4 की वस्तु को 1 रुपए बढ़ा के 5 कर दिया। 20% का मतलब है 1/5, यानी कि 5 रुपए की वस्तु को 1 घटा के 4 कर दिया। और 10% का मतलब है 1/10, यानी 10 को 1 बढ़ा के 11 कर दिया। तो जब सक्सेसिव लगाएंगे तो मुझे पता है रेशियो का मतलब डिवाइड होता है, तो 4 से 4 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, यानी टोटल फर्क पड़ेगा 10 से 11। 10 से 11 का मतलब 10% की वृद्धि हो जाएगी। जबकि मैंने सिंपल कहा अगर वस्तु को 25% बढ़ा रहे हैं और फिर 20% कम कर रहे हैं तो वहां पर जीरो इफेक्ट पड़ेगा, वहां पर वैल्यू उतनी आएगी लौट की जितनी थी। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्रमशः 180 रुपए प्रति किलोग्राम और 280 रुपए प्रति किलोग्राम वाली दो प्रकार की चाय किस अनुपात में मिलाई जाए कि प्राप्त मिश्रण 320 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने पर 20% का लाभ हो जाए? यानी कि ये कहना चाह रहा है कि 180 को और 280 को कितने अनुपात में मिला दूं कि मेरे भाई 320 में बेचने पर मेरा क्या हो, 20% लाभ हो। तो जब एलिगेशन का यूज हम करते हैं बेटा, तो हम सीधा कहेंगे कि या तो तीनों क्वांटिटी एसपी में हो या तीनों क्वांटिटी सीपी में हो, तभी हम एलिगेशन यूज कर पाएंगे, क्योंकि तीनों मात्रा सेम यूनिट में होनी चाहिए। तो मैंने कहा अगर ये एसपी है क्योंकि बेच रहा है, तो 20% लाभ मतलब 120% की वैल्यू अगर 320 है, तो आप ये कहेंगे सर सीपी जो होगा वो 100% होगा, यानी कि 320 गुणे 5/6 होगा, जिसको हम सीधा लिख सकते हैं कि 800/3 होगा। कितना होगा? 800/3। एक तो ये तरीका है आपके सामने कि यहाँ पर लिख दो 800/3, ठीक है, फिर बड़े में से छोटा घटाते रहो, आपने कहा घटाते रहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। हम सीधा कहेंगे 280, यानी ये 40/3 आएगा। हम कहेंगे 18×3 = 54, यानी कि 54 मतलब 260/3 आएगा। तो हम कहेंगे रेशियो बनेगा 2 और 13 का। कितने का रेशियो बनेगा? आपने कहा 2 और 13 का रेशियो बनेगा। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। क्लियर बात समझ में आ गई होगी।
बाकी अब तीनों क्वांटिटी को एसपी रख के भी कर सकते थे, कोई बड़ी चीज नहीं थी। अगर तीनों एसपी रखते तो मुझे बताओ 180 पर 20% का लाभ 36 का लाभ 216 हो जाता। 280 पर 20% यानी 56 का लाभ, तो ये हो जाता 336। जबकि मिलाकर कितने में बेचा जा रहा है, तो आपने कहा 320 में बेचा जा रहा है, यानी 16 यहां आता और आप ये कहते 104 यहां आता। तो हम कहते 8 से काटो 2 बार, 8 से काट दो 13 बार, तब भी अनुपात 2 और 13 बनता। यानी या तो यूनिट सभी एसपी में हो या यूनिट सभी सीपी में हो, तभी आंसर आपका करेक्ट आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या था भाई। कह रहा ए और बी की गति के बीच का अनुपात 2 और 3 है और इसलिए ए को गंतव्य तक पहुंचने में बी की तुलना में 15 मिनट अधिक लगते हैं। यदि ए दोगुनी स्पीड से चलता है तो उसे दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। मैंने कहा स्पीड दोगुनी करेगा, समय आधा लगेगा। पहले ये पता कर लेते हैं कि एक्चुअल समय उसका कितना था, तब हम आगे बात करेंगे। तो हमने कहा ए और बी के स्पीड का रेशियो कितना भाई, तो स्पीड है 2 और 3 के रेशियो। तो मैं ये कहूंगा कि अगर समान दूरी की बात है तो उनके द्वारा लिया गया समय 3 और 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 और 2, यानी कि ए जो है वो बी से 1 यूनिट ज्यादा ले रहा है जिसका मान है 15 मिनट, यानी एक्चुअल में वो 15 या 45 मिनट लेता है। ए अपनी एक्चुअल स्पीड से उस दूरी को तय करने में 45 मिनट लेता है। अगर वो अपनी स्पीड दोगुनी कर देगा, अगर ए अपनी स्पीड दोगुनी करेगा तो उसको जो टाइम लगेगा ना, आधा लगेगा। फिर कितने से, पहले वाले से। तो पहले अगर 45 का टाइम था तो अब नया टाइम 45 का आधा हो जाएगा, क्योंकि स्पीड डबल हो गई। तो आप कहेंगे आंसर आएगा 22.5। चलिए कौन सा ऑप्शन है, आपने का पहला ही चमकता दिख रहा भाई। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल नंबर 8 पर। अगला सवाल कह रहा है कि एक निर्माता 50 रुपए प्रति पीस की दर से एक विशेष घटक के 2000 टुकड़े आपूर्ति करने का वचन देता है। उसके अनुसार, अनुमान के अनुसार यदि 5% घटक गुणवत्ता परीक्षण में विफल हो जाते हैं तब भी वह 25% का लाभ कमाएगा। हालांकि जैसा कि पता चला कि 50% घटक अस्वीकार कर दिए गए, तो निर्माता को कितना नुकसान हुआ ये बताना है। तो मैंने कहा निर्माता को नुकसान की बात करते हैं तो देखो रेशियो बना के देख लेते हैं। मैंने कहा 5% का मतलब होता है 1/20, यानी 20 की वस्तु एक खराब होने पर 19 रहेगी। ठीक है, विफल हो गई। ठीक है, 25% का लाभ है, 25% का मतलब 1/4, यानी 4 रुपए की वस्तु एक के लाभ पे 5 में हो गई। और इसके बाद दिया हुआ 50% घटक अस्वीकार हो गए, 50% का मतलब 1/2, यानी कि 2 में से एक ही बिका, बाकी खराब। तो मैंने कहा ये कितना है, 5 चौक 20, 4 चौक 16 दूनी 32, और ये 19 सेकंड 19, यानी 32 की वस्तु 19 में बेची, कितने का लॉस है, तो आपने कहा सर 13 का लॉस है। तो मैं कहूंगा अगर उससे हानि पूछी गई तो 13 का मल्टीपल, आपने कहा एक ही ऑप्शन है 26,000, एक ही ऑप्शन है 26,000। मुझे कैलकुलेशन करने की आवश्यकता ही नहीं है, इसमें कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर बता देंगे 13 का मल्टीपल एक ही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। एक कार को 6400 रुपए में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि हुई, तब कार का क्रय मूल्य बताना है, कुल मिलाकर कितना होगा। तो मैंने कहा 20% की हानि का मतलब होता है 1/5, यानी कि अगर वस्तु का सीपी बेटा 5 था तो 1 का लॉस हुआ, तो एसपी कितना हो गया 4। अब 4 की वैल्यू आपको 6400 दे रखी है, कितने गुना है, तो आपने कहा 1600 गुना है। तो इसका मतलब सीपी 1600 गुना जो होगा वो 16 पंजे 80, यानी 8000 आपका आंसर हो गया। क्लियर बात समझ में आ गई होगी। बाकी आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि अगर 20% का लॉस है, सीपी 100% होता है, तो एसपी 80% होगा। तो आपको 80% की वैल्यू दे रखी है 6400, और सीपी के लिए आपको 100 का मान निकालना। तो मैंने कहा परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0, 8 से काट दो 80, 80 गुणे 100 कितना आ जाएगा, 8000। तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं, दोनों ही आसान है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक पुराना दुपहिया वाहन बेचने वाला एक स्कूटर 460 रुपए में बेचता है और उसे कुछ नुकसान होता है। यदि वह उसे 580 में बेचता तो उसका लाभ उसकी हानि का दोगुना होता। लाभ उसकी हानि का दोगुना हो जाता भाई। तो स्कूटर का क्रय मूल्य बताना है, कुल मिलाकर कितने का होगा। तो बहुत अच्छा सवाल है, और ये सवाल आपको पता ही है, कांस्टेबल 2024 में पूछा गया। तो मैं कहूंगा वस्तु का एक सीपी होता है, एक क्रय मूल्य होता है भाई। क्रय मूल्य में से ज्यादा में बेचूंगा लाभ होगा, और क्रय मूल्य से कम में बेचूंगा तो हानि होगी, ये सिंपल सा है। तो ये कह रहा है कि जब मैंने 580 में बेचा
तो 460 की तुलना में 2 गुना अधिक लाभ हुआ। तो मैंने कहा हानि अगर 1 थी तो लाभ 2 का था, यही कहना चाह रहा है कुल मिलाकर। हानि 1 थी, लाभ 2 का था। तो मैंने कहा टोटल इनके बीच अंतर 1 और 2 कितना हो गया, 3। जबकि रुपए में अंतर कितने का, तो आपने कहा 580 माइनस 460, 120 का अंतर है, यानी एक की वैल्यू 40 हो गई। एक की वैल्यू 40 का मतलब है जब वो 460 में बेच रहा था तो उसे 40 की क्या थी, हानि थी। तो मैंने कहा सीपी आएगा एसपी प्लस लॉस, यानी कि 500 रुपये। आपने कहा कौन सा आंसर है, तो मैंने भाई कह दिया डी ऑप्शन, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। एक नाव धारा के विपरीत 80 किलोमीटर 16 घंटे में और धारा के साथ 72 किलोमीटर 12 घंटे में, तो जल में नाव की गति बतानी है। तो बोट एंड स्ट्रीम का बहुत अच्छा सवाल है, बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको ये पता होना चाहिए कि धारा के विपरीत मतलब अप स्ट्रीम में जा रहा है, अप स्ट्रीम में 80 किलोमीटर 16 घंटे में। तो मैंने कहा डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो अप स्ट्रीम में स्पीड हो गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के साथ जा रहा है यानी डाउन स्ट्रीम में, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आपने ये हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और मुझे पता है कि भाई साहब आप ये बताइए कि अप स्ट्रीम क्या होता है, तो मैंने कहा नाव की चाल माइनस धारा की चाल होता है। और डाउन क्या होता है, तो मैंने कहा नाव की चाल प्लस धारा की चाल होता है। तो अगर मुझे नाव की चाल बतानी है तो मैं दोनों को जोड़कर आधा करूंगा, 6 5 11 का आधा 5.5, आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, आपने कहा बी फॉर बाहुबली। चलिए फिर अगले सवाल पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एक व्यक्ति शांत जल में 45/2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है और पाता है कि उसे धारा के विपरीत लिया गया समय धारा के साथ के समय का दुगना है। भाई साहब यहाँ पर बड़ी अच्छी बात कही इसने कि धारा के विपरीत लिया गया समय धारा के साथ का 2 गुना, यानी कि अपस्ट्रीम में डाउन के कंपैरिजन में जो टाइम है वो 2 गुना, यानी ये 2 है तो 1 है। तो भाई टाइम का अगर कंपैरिजन कर रहा है, टाइम का कंपैरिजन तभी कर सकता है जब दोनों केस में डिस्टेंस सेम हो। और अगर डिस्टेंस सेम है तो आप कहेंगे स्पीड हो जाएगी 1 और 2, स्पीड हो जाएगा रेशियो 1 और 2। समझ में आ गई बात है, आपने कहा बिल्कुल क्लियर है। तो अगर मैं बात करूं कि नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात कितना होगा, नाव की चाल धारा की चाल, तो आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो नाव की चाल, इन दोनों को घटाएंगे तो धारा की चाल। तो नाव की चाल अगर 3 होगी तो धारा की चाल 1 हो जाएगी। मुझे 3 का मान दिया है 45/2, तो मैं कहूंगा ये 15/2 गुना है, क्योंकि 15 या 45 होता है। तो ये 15/2 गुना, यानी आप ये कहेंगे सर कि धारा की स्पीड हो जाएगी 15/2 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत अच्छा और बहुत शानदार बेसिक क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होंगी बातें। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। ये कह रहा है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 का एचसीएफ। ध्यान से सुनेंगे मेरे भाई, अगर किसी फ्रैक्शन के एचसीएफ की बात करेंगे, फ्रैक्शन के एचसीएफ की बात करेंगे तो आप ये कहेंगे सर न्यूमरेटर का एचसीएफ और डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं, आंसर आ जाएगा। हमने कहा भाई चेक करके देख लेते हैं क्या दिक्कत आ रही है। तो मैंने कहा 1 2 3 4, 1 2 3 4 का एचसीएफ 1 आएगा क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। और जब एलसीएम की बात करूंगा तो 5 चौक 20, 20 या 60, तो आपने कहा सर एचसीएफ आएगा 1/60, सी ऑप्शन। क्लियर बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एक कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारी और सचिव हैं, यानी दो तरीके के ऑफिसर हैं, एक वरिष्ठ अधिकारी है और एक सचिव। ठीक है, सचिव का मतलब सेक्रेटरी। यदि 15 सचिव छोड़ देते हैं तो प्रत्येक सचिव के पास 2 वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। अच्छा भाई साहब, अगर 15 सचिव छोड़ देते हैं तो प्रत्येक सचिव के पास 2 वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। इसके अलावा 45 वरिष्ठ अधिकारी छोड़ देते हैं तो प्रत्येक सचिव के पास 5 वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। अच्छा भाई साहब ठीक है, तो शुरुआत में कितने सचिव थे? ये सवाल थोड़ा सा चैलेंजिंग हम मान सकते हैं, बाकी आइए देखिए करके ही समझ में आएगा कि सवाल क्या कह रहा है। अगर मैं कहूं कि सीनियर ऑफिसर
सीनियर ऑफिसर मेरे पास एक्स है और मेरे पास सचिव यानी कि सेक्रेटरी मेरे पास वाई है। सिंपल समझना मेरे भाई, यदि 15 सचिव छोड़ देते हैं तो मैंने कहा सेक्रेटरी अगर 15 चले गए, सेक्रेटरी अगर 15 चले गए तो प्रत्येक सचिव के पास दो वरिष्ठ अधिकारी होंगे, यानी प्रत्येक के पास दो सेक्रेटरी होंगे, जो कितने हो जाएंगे, एक्स हो जाएंगे। ठीक है, एक तो इक्वेशन ये बन गई आपकी, आपने कहा बिल्कुल सर बन गई। दूसरी कह रहा है कि यदि 45 वरिष्ठ अधिकारी छोड़ दे, तो मैंने कहा सीनियर ऑफिसर अगर 45 जाते हैं तो प्रत्येक सचिव के पास 5 वरिष्ठ अधिकारी हो जाएंगे। तो मैंने कहा प्रत्येक सचिव, सचिव कितने थे, वाई, तो ये 5 वाई हो जाएंगे। ठीक है, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशन को, देखते हैं क्या आंसर आने वाला है। मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो एक्स की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो एक्स की वैल्यू आएगी 2y माइनस 30 बराबर 5y। तो आप कहेंगे सर 3y की वैल्यू 30 है तो y का मान कितना आ गया, एक मिनट, मैंने यहाँ ये तो रखा ही नहीं भाई, माइनस 45। ठीक है, तो आपने कहा ये 3y की वैल्यू कितनी आ गई, 75। तो y का मान आएगा 25। यही पूछा गया था ना, शुरुआत में कितने सचिव हैं, सचिव ही तो पूछा गया था, तो y की वैल्यू 25 आ गई। ठीक है, आपने कहा कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। एक बार दोबारा से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे भाई। ये कह रहा है यदि 15 सचिव छोड़ देते हैं तो प्रत्येक सचिव के पास दो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। तो मैंने कहा सीनियर ऑफिसर अगर एक्स है और सचिव कितने हैं, वाई है। तो मैंने कहा अगर ये वाई माइनस 2 15 हो गए, 15 ने छोड़ दिया ना, तो इन सभी के पास दो दो हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे एक्स। ठीक है, सभी के पास दो। अब ये कह रहा है कि अगर 45 अधिकारी चले गए, सीनियर ऑफिसर अगर 45 चले गए, तो अब प्रत्येक सचिव के पास 5 वरिष्ठ अधिकारी हो जाएंगे। ठीक है, हाँ सही है। मैंने यहां से देखा कि अगर मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करता हूं तो ये आएगा 2y माइनस 30 माइनस 45 बराबर 5y। तो मैंने कहा ये यहाँ दिक्कत दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू थोड़ी सी निकल के आ रही है भाई। 5y में से 2y गया, 3y बराबर 75, ये माइनस आ रहा है, प्लस आना चाहिए था। आंसर 25, ऑप्शन से ट्राई कर लेते हैं एक बार, 25 रख के देखते हैं। अगर मैंने कहा ये 25 है, अगर मैंने कहा ये 25 है, मैं किसी एक इक्वेशन में लेता हूँ कि अगर ये 25 है तो 25 पंजे 125 होगा। इसका मतलब x की वैल्यू जो हो जाएगी 125 और 45 कितनी हो जाएगी, 125 और 45 ये हो गया तो आपका 170। ठीक है, तो y है 125, नहीं भाई तो 25 ही थे ना। अब देखो ध्यान से क्या कह रहा था कि अगर यहाँ से 15 सचिव गए तो 10 बच गए, तो प्रत्येक के पास दो वरिष्ठ अधिकारी नहीं है तो फिर 20 हो जाना चाहिए। और अगर इसके बाद 45 वरिष्ठ अधिकारी छोड़ देते हैं, तो इन्होंने अगर छोड़ दिया तो 125 हो गए, तो आपने कहा ये 5 वरिष्ठ अधिकारी हो जाएंगे। यानी ये दूसरा वाला स्टेप तो हो रहा है, काम कर रहा है। बात यहाँ आ रही है पहले वाले स्टेप की। यदि 15 सचिव छोड़ रहे हैं, 15 सचिव छोड़ेंगे तो 10 बचेंगे, तो प्रत्येक सचिव के बाद दो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। यानी मुझे लग रहा है इसमें कहीं ना कहीं कुछ मिसप्रिंट तो है, इसमें कुछ ना कुछ मिसप्रिंट तो है भाई, पहले से मुझे नजर में आ रहा है। हो सकता है कुछ हो, क्योंकि इक्वेशन यहाँ नेगेटिव आ रही है। देखो 5y में से 2y जाएगा 3y, लेकिन ये माइनस का 75 आएगा तो y की वैल्यू 25 आएगी, लेकिन नेगेटिव आ रही है और व्यक्ति कभी नेगेटिव में हो नहीं सकते। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। यदि 15 सचिव छोड़ देते हैं, तो मैंने कहा y में से 15 ने छोड़ दिया, तो प्रत्येक सचिव के पास दो वरिष्ठ अधिकारी होंगे, यानी इसका 2 गुना x की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद 45 वरिष्ठ अधिकारी छोड़ देते हैं, तो प्रत्येक सचिव के पास 5 वरिष्ठ अधिकारी होंगे, तो मैंने कहा ये आ जाएगा। तो शुरुआत में कितने सचिव थे, तो यहाँ से तो यही आ रहा है, बाकी इसको चेक करेंगे, कल देखेंगे, इसको क्रॉस चेक कर लेंगे, हो सकता है इसमें कोई टाइपिंग मिस्टेक हो या फिर कुछ और चीज इसमें दे रखी हो। ठीक है, कल बात करेंगे इसके बारे में। अगला सवाल 285, 510 और 1440 का एचसीएफ बताना है, कुल मिलाकर कितना होगा। तो आपने कहा अगर ये सवाल पेपर में आया तो तीनों संख्याएं 5 से कट रही है, तीनों संख्याएं 5 से कट रही है, तो 5 वाला एक ही ऑप्शन है, बात खत्म हो गई। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल नंबर 16 पर।
यदि धारा के विपरीत चलने वाली एक नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की गति क्या है? यदि धारा की दिशा में नाव की गति इसके विपरीत गति का 50% ज्यादा है, नाव की गति इसके विपरीत चलने वाली गति से 50%। देखो 50% का मतलब क्या होता है? आपने कहा 1/2। तो यहाँ पर स्पीड की बात कर रहा है, स्पीड की, कि स्पीड जो है वो धारा की दिशा में विपरीत से 50% ज्यादा है। तो यानी कि अगर अप में 2 है, अप स्ट्रीम में 2 है, तो डाउन स्ट्रीम में एक ज्यादा कितना होगा? 3 हो जाएगा। एक ज्यादा कितना हो जाएगा? अपने का 3 हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर मैं नाव की चाल की बात करूंगा, दोनों को जोड़ूंगा, और धारा की बात करूंगा, दोनों को घटाऊंगा, तो आपने का सर रेशियो आ रहा है 5 और 1 का। कितने का? 5 और 1 का। ठीक है, 3 और 2 5 और 1। अब ये कह रहा है कि विपरीत चलने वाली नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि 2 का मान 18 है। 2 का मान कितना? 18। कितने गुना? 9 गुना। तो आपसे पूछा गया धारा की गति कुल मिलाकर कितनी होगी? मैंने कहा 2, ये 18 है, देखो यहां से सुनो, ये 18 है तो ये 27 हो जाएगा। 18 27 हो जाएगा। तो मुझे बताना है धारा की गति यानी वाई की वैल्यू। तो मैं कहूंगा 27 माइनस 18 और बटे 2, तो 9 का आधा 4.5 आपका आंसर हो जाएगा। 9 का आधा 4.5 यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप ये भी कह सकते थे कि अगर ये 9 का मल्टीपल है तो आंसर जो आना है वो 9 का मल्टीपल ही आना था, एक ही ऑप्शन था। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। कह रहा एक आदमी अपनी यात्रा के पहले 200 किलोमीटर 80 की गति से और मौसम खराब होने के कारण अगले 200 किलोमीटर 50 की गति से, तो उसकी एवरेज स्पीड बतानी है, कुल मिलाकर कितनी होगी? तो मैंने कहा एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कुल दूरी बटे कुल समय। तो हमने कहा टोटल दूरी दोनों बार 200 200 कितनी हो जाएगी? 400 हो जाएगी। और समय की बात करेंगे तो समय होता है दूरी बटे चाल, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मैं 200 बटे 80 करूंगा तो आप कहेंगे से 2.5 आएगा, और मैं 200 बटे 50 करूंगा तो आप कहेंगे से 4 आएगा। ये हो जाएगा 400 बटे 6.5। 6.5 को मैं 13 बटे 2 लिख सकता हूँ, यानी आंसर आएगा 800 बटे 13। 13 से काटेंगे, 13 6 के 78, 13 1 13, यानी 61 के पास एक ही ऑप्शन है। आपने कहा ए आंसर करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे क्या कह रहा है। एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष की दर से 3 गुना हो जाती है। 5% की दर से 3 गुना हो रही है। 5% की दर से 3 गुना। 3 गुने का मतलब होता है कि अगर प्रिंसिपल 1 है तो अमाउंट 3 होगा, यानी जो ब्याज है वो 2 होगा। 2 का मतलब 200% ब्याज। तो मैंने कहा 200% का ब्याज मिल रहा है भाई, 200% का ब्याज मिल रहा है 5% के रेट पर। ठीक है, बात समझ में आ गई? मैंने कहा बिल्कुल आ गई। तो मुझे बताओ किस रेट पर ब्याज जो है वो 6 गुने का मतलब 500% मिलेगा। 6 गुने का मतलब 500% का ब्याज होगा। वही है सिंपल, कि प्रिंसिपल अगर 1 है तो आप कहेंगे सर अमाउंट 6 होगा, यानी ब्याज कितने का होगा? आपने कहा इंटरेस्ट 5 का होगा, तो 5 जो है 500% हो गया। तो मैंने कहा ब्याज 200% से 500% यानी 2.5 गुना है। 2.5 गुना ब्याज है, तो मैंने कहा रेट भी 2.5 गुना हो जाएगा। तो आप कहेंगे 12.5% मेरा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? आपने कहा बी ऑप्शन एकदम करेक्ट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं, क्या कह रहा है। 19 नंबर सवाल जो कि थोड़ा सा नया सा क्वेश्चन है, देखेंगे क्या कह रहा है। सेवानिवृत्ति पर एक व्यक्ति की पेंशन उसकी सेवा के पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वेतन के आधे के बराबर है। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि एक व्यक्ति की पेंशन मिलती है, पेंशन कितने? 3 वर्षों के दौरान औसत जो उसकी सैलरी होगी, जैसे आपने कहा कि 3 वर्षों की औसत सैलरी किसी व्यक्ति की 1,000 रुपए है, तो उसे पेंशन मिलती है 500 रुपए। पेंशन कितनी मिलती है? 500 रुपए, ये कहना चाह रहा है। तो उसका वेतन 1/1 83 को 380 रुपए था, 1/10 83 और 1/10 84, 1/10 85 को 40 रुपए की वृद्धि के साथ यदि वह 1/1 86 को सेवानिवृत्त होता है तो वह प्रति माह कितनी पेंशन कमाता है, ये बताना। पेंशन निकाल ली, मैंने कहा आओ देखते। मैंने कहा कि भाई 3 साल की काउंट हो रही है। 3 साल कौन कौन से? तो मैंने कहा 83 से 84 काउंट होगा। ठीक है,
84 से 85 काउंट होगा और 85 से 86 काउंट होगा, ये 3 काउंट होंगे। तीनों वर्ष का मुझे पहले एवरेज निकालना और उसका आधा मेरा आंसर आएगा। तो मैंने कहा फिलहाल तो मैं कहता हूँ 83 से 84 में उसकी जो सैलरी थी वो 380 से 40 रुपये बढ़ गई होगी, 380 से 40 रुपये बढ़ गई होगी, है ना। 86 पूछ रहा ना, तो मैंने कहा ये हो गई होगी 420 रुपये, ठीक है। फिर यहाँ हो गई होगी 440 60 रुपये और फिर यहाँ हो गई होगी 500 रुपये, ठीक है। यही तो हुआ होगा, हर बार 40 वर्ष बढ़ जाती है। तो मैंने कहा एक दस को अगर कितनी हो गई, आपने कहा 420, तो 1 10 84 कितनी हो जाएगी 460 और यहाँ कितनी हो जाएगी 500। तो मुझे पता है इनका एवरेज जो आएगा वो ये बीच का नंबर आएगा 460, इनका एवरेज आएगा बीच का नंबर 460। तो उसकी जो पेंशन होगी ना, पेंशन इस एवरेज की आधी यानी 230 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, आपने कहा डी फॉर दिल वाले दुल्हनिया ले गए। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। 20 नंबर सवाल, यदि किसी संख्या का 70% 0.35 है तो उस संख्या का 120% 0.6 हो जाएगा। भाई क्या ही फर्क पड़ता है इसमें, देखो ध्यान से। मैंने कहा पॉइंट भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। 70% अगर 35 है यानी आधा, तो 120 का आधा क्या हो जाएगा 60। मैंने कहा कितने नंबर बाद पॉइंट भूले थे, 2 नंबर बाद, वापस लगा दो, आगे आंसर 0.6। क्लियर बात समझ में आ गई। आगे बढ़ेंगे 21 नंबर सवाल पर। एक व्यापारी ने 25% का लाभ सम्मिलित करने के लिए वस्तु की कीमत अंकित की, लेकिन अंकित मूल्य पर 16% डिस्काउंट थी। उसका वास्तविक लाभ परसेंट बताना, उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज बताना। यानी वैल्यू को पहले 25% बढ़ा दिया और फिर 16% घटा दिया। तो मैंने कहा 25 बढ़ाया 16 घटाया, -25 गुणे 16/100। तो आपने कहा 25 चौके 4 से 4 काट दिए, 25 में से 16 गया 9 और 9 -4 यानी कि 5% का लाभ हुआ उसे। कितने का लाभ हो गया 5%। भाई किसी वस्तु का मूल्य बढ़ाने के बाद कम कर रहा, सक्सेसिव लगा देंगे। सक्सेसिव में एक फॉर्मूला है x - y - xy/100। हमने कहा आंसर आ गया 5%। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। ये एवरेज का सवाल है। एक क्रिकेट खिलाड़ी का 30 पारियों के लिए बल्लेबाजी औसत 40 रन है, उसका उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 100 रन ज्यादा है। यानी कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम जो इनिंग का अंतर है वो 100 का है। यदि इन दोनों पारियों को शामिल नहीं किया जाए तो शेष 28 पारियों का औसत 38 हो जाता है। तो मैंने कहा सिंपल सा मेरी बात समझो कि 30 पारियों का औसत 40 था, 28 का औसत जो है वो 38 हो गया। यानी 28 पारियों में 2-2 की कमी आ गई, 28 पारियों में 2-2 की कमी आ गई, यानी टोटल कमी आ गई 56 की। तो अगर मुझे यह निकालना है कि मैक्सिमम इनिंग और मिनिमम इनिंग का सम कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ के अकॉर्डिंग तो एवरेजन दोनों का 40 और 40 80 होना चाहिए। लेकिन ये जो 56 की कमी आ रही है ना, 28 पारियों में 2 के हिसाब से 56 की कमी आ रही है, इसको भी यही दोनों पूरे करेंगे तो इनका सम आएगा 136। यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम का अंतर 100 का है, मैक्सिमम मिनिमम का सम 136 है। आपसे पूछा गया न्यूनतम स्कोर मिनिमम, तो दोनों को घटा के आधा करेंगे, 136 - 100 यानी कि 36 का आधा। आप कहेंगे सर आंसर आ जाएगा 18। कितना आंसर आ जाएगा, आपने कहा 18, बी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की कि एक छात्र एक यात्रा पर गए और खर्च की जाने वाली कुल राशि 96 रुपए थी। हालांकि 4 छात्र नहीं आए और परिणाम स्वरूप शेष छात्रों को 4 रुपए अतिरिक्त का योगदान देना पड़ा। तो यात्रा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या, तो आप ये कहेंगे सर कि कुछ लोग थे जिनका टोटल खर्च 96 रुपए का था। टोटल खर्च कितने का था, 96 रुपए का। इसमें से 4 लोग नहीं आए। कितने लोग नहीं आए, 4 लोग। तो मैंने कहा इसका एवरेज क्या होता, आपने कहा सर एवरेज हो जाता 96/4, सॉरी 96/x। अगर 4 लोग नहीं आए तो लोग कितने आए, तो आपने कहा x - 4, और एवरेज जो था वो 4 रुपए बढ़ गया यानी 100 रुपए हो गया। तो यहां पर मैंने कहा, सॉरी
एवरेज नहीं बढ़ गया ना। और परिणाम स्वरूप शेष छात्रों की को 4 रुपए अतिरिक्त का योगदान, हाँ टोटल योगदान में पड़ा 100, तो यहाँ से एवरेज क्या हो गया, तो यहाँ से एवरेज हो गया 100/x-4। ठीक है। और कुछ कहा है इसने, ये कह रहा है कुछ छात्र एक यात्रा पर गए और खर्च की जाने वाली कुल राशि 96 रुपए थी। हालांकि 4 छात्र नहीं आए और परिणाम स्वरूप शेष छात्रों को 4 रुपए अतिरिक्त का योगदान देना पड़ा। यात्रा में शामिल, यानी कि ये कहना क्या चाह रहा है, 4 रुपए अतिरिक्त टोटल की बात हो रही है या फिर 4 रुपए ईच की बात हो रही है, यानी प्रत्येक बच्चे को 4 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े। पहली बात तो आप ये भी कह सकते हैं कि ऑप्शन से करेंगे तो भी आंसर इजीली हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि 96 रुपए 8 बच्चे दे रहे थे, तो प्रत्येक बच्चा कितना दे रहा होगा, आपने कहा 12 रुपए दे रहा होगा। ठीक है। और अगर 4 बच्चे कम आए, तो 4 बच्चे कम आए यानी प्रत्येक बच्चे को 24 रुपए देने पड़ रहा है। ये तो अंतर है नहीं 4, मैंने कहा ये तो आंसर भी नहीं है। फिर मैं 12 को देखता हूँ, 12 चेक करके देखते हैं, तो मैंने कहा 96 रुपए 12 बच्चे देंगे तो प्रत्येक बच्चा 8 रुपए देगा, और 96 रुपए अगर 8 बच्चे देंगे तो प्रत्येक बच्चा 12 रुपए देगा, तो 4 ज्यादा देना पड़ रहा है, तो यही आंसर है। ऑप्शन से तो क्लियर समझ में आ गया, लेकिन मैंने कहा मुझे करना क्या है, मुझे ये करना है, कुल मिलाकर बात समझना मेरी बात ध्यान से, करना मुझे ये पड़ेगा कि अगर प्रत्येक बच्चे को 4 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि 4 छात्र नहीं आए उनकी वजह से, 4 छात्र ना आने की वजह से, तो मैंने ये कहा कि x-4 लोग बचे और प्रत्येक को 4 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, तो टोटल कितने एक्स्ट्रा हो गए, तो आपने कहा 4x-16 रुपए एक्स्ट्रा हो गए, 4x-16 रुपए एक्स्ट्रा हो गए, यही तो कहोगे सिंपल सा। तो मैंने कहा यही हो गया, 4x-16 रुपए एक्स्ट्रा हो गए। इसका मतलब आप ये कहेंगे सर कि अगर मैं कहूँ 96 रुपए टोटल थे, टोटल कितने थे 96रुपए, तो 4x-16 अगर 96 के बराबर, तो आपने कहा 4x की वैल्यू कितनी आएगी, तो मैं कहूँगा 112, तो आप कहेंगे x की वैल्यू आ गई 4 दूनी 8, 4 8 32, यानी कि नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तो ऑप्शन से तो क्लियर समझ में आ रहा है कि आंसर इसका 12 होने वाला है। फिर तो बेसिक से करने देखना पड़ेगा। हमने कहा टोटल स्टूडेंट, हमने कहा लेट स्टूडेंट अगर x है, ठीक है, और कुल खर्च 96 रुपए का, टोटल कॉस्ट क्या है, आपने कहा 96 रुपए की टोटल कॉस्ट है। 4 छात्र नहीं आए तो स्टूडेंट आए x-4, और प्रत्येक छात्र को 4 रुपए अतिरिक्त देना पड़ा, यानी कि अगर मैं कहूँ पहले एवरेज उनका, अगर मैं कहूँ पहले एवरेज n था, तो अब वो रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, अब वो रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं कितने, तो आपने कहा कि n+4 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो यहाँ पर भी टोटल वैल्यू क्या आएगी, 96 आएगी। ठीक है। और मैंने यहाँ से कहा कि यहाँ पर भी टोटल वैल्यू क्या आएगी, तो x/n की वैल्यू आ जाएगी 96, तो ये दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए, बस इनको बराबर रख देते हैं, तो xn बराबर आएगा x×n+4x-4n और -16। मैंने कहा xn से xn कटेगा, कोई दिक्कत नहीं, तो मैं कहूँगा कि ये आ जाएगा 4, यानी कि x-n बराबर आ जाएगा 4, x-n बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो मैं यहाँ से वैल्यू रख लेता हूँ, यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो हम ये कहेंगे भाई x बराबर आ जाएगा n+4, तो मैं कहूँगा कि n×n+4, वैसे तो हमें तो वो निकालना है ना, x की वैल्यू निकालनी है, तो हमें कहते हैं n बराबर आएगा x-4, n बराबर x-4, तो मैं कहूँगा कि x×x-4 बराबर कितना आएगा, 96। तो ऐसे दो नंबर जिनके बीच अंतर कितने का हो, 4 का हो, गुणा करने पर 96 आया, तो आप कहेंगे सर 12 और 8 ही होता है, यानी x की वैल्यू 12 आ जाएगी, यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बेसिक में बहुत लेंदी जा रहा है, बेसिक में काफी दिक्कत आ रही है, इससे अच्छा मैंने जो 2 सेकंड में आपको ऑप्शन से बता दिया, आप ऑप्शन से ट्राई करके बहुत जल्दी आंसर ले आएंगे। ठीक है। बाकी इसका शॉर्ट मेथड कोई नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें ज्यादा वैल्यू गिवन है नहीं, तो जब ज्यादा वैल्यू गिवन नहीं है, इसका मतलब दिक्कत तो आनी है भाई। चलिए आगे बढ़ेगी, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे, जो कि डीआई का सवाल है। किस अनुभाग में 2 परीक्षाओं में से किसी एक में उच्चतम उत्तीर्ण परसेंटेज प्रतिशत प्राप्त है,
तो मैंने कहा उत्तीर्ण परसेंट से बताना है, तो मैंने कहा टोटल कितने बच्चे हैं ये, पहले वाले में टोटल कितने बच्चे हैं, तो आपने कहा 51 है, पास कितने 28। दूसरे वाले में टोटल 35 बच्चे हैं, पास कितने 23। तीसरे वाले में टोटल 15 बच्चे हैं, पास कितने, सॉरी 25 बच्चे हैं, पास कितने 17। चौथे वाले में टोटल 37 बच्चे हैं, पास कितने 27। तो ऐसे क्वेश्चनों को हमें पता है कि फ्रैक्शन कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, ये जानने के लिए हमें डिफरेंस चेक करना पड़ता है कि डिफरेंस किसका कितना है, तो डिफरेंस बराबर करना पड़ता है। तो हमने कहा यहाँ डिफरेंस कितने का है, तो आपने कहा 23 का है, लेकिन दिक्कत देगा भाई ये, तो डिफरेंस को बड़ा करने में बहुत दिक्कत आएगी, तो हम कहते हैं फिर सीधा निकाल लेते हैं अप्रोक्सीमेशन। तो हमने कहा इसका लगभग आंसर आएगा लगभग अप्रोक्स में 56 56% से थोड़ा सा कम आएगा। ठीक है, 50 से कटेगा 2 बार, 50 दूनी 100, 28 दूनी 56, तो लगभग अप्रोक्स 55 से कम आएगा थोड़ा सा। अगर मैं इसका निकालता हूँ तो ये आएगा 223 गुणे 100/35, यानी कि 5 से कटेगा 7, 5 से कटेगा 20, तो 460 बटे कितना आएगा 7, तो ये आएगा लगभग अप्रोक्स में आएगा 66% के पास, लगभग 66% आ रहा है। अगर मैं कहूंगा 25 चौके 100, 70 चौक 68% ही आएगा। अगर मैं इसको निकालता हूं तो मैं ये कहूंगा ये आएगा 2700/37। मैं कहूंगा 37 सत्ते कितना होता है 749, 7 7 3 के 4 25, यानी ये लगभग आएगा 70% से भी ज्यादा। तो आपने कहा सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा है, तो आपने कहा यही बड़ा है 2700/27, यानी कि डी जो है, डी में सेक्शन डी में पासिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे। 25 में कह रहा है कि ग्राफ का अध्ययन करें और पता लगाएं कि पिछले वर्ष की तुलना में अगले वर्ष चाय की अधिकतम परसेंटेज वृद्धि कौन सी है, चाय की अधिकतम परसेंटेज वृद्धि। तो आप ये देखो चाय है किसमें, आपने कहा ये ब्लैक वाली चाय है, तो मैंने कहा यहाँ वृद्धि 2 की है 13 पे, यहाँ वृद्धि 2 की है 15 पे, और यहाँ वृद्धि 3 की है 17 पे। तो आप यहाँ पर भी परसेंटेज वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर गैप ज्यादा है, तो ये बड़ा नंबर हो सकता है 3/17। तो मैं परसेंटेज में काउंट करूंगा तो मैं कहूंगा ये आएगा 300/17 परसेंटेज, जो लगभग 17 पॉइंट कुछ आंसर आएगा। तो आपने कहा एक ही ऑप्शन है सी, मतलब चलो हवेली पर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 पर। आखिरी सवाल है ये, कह रहा है यदि किसी पुस्तक का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित किया गया, 40% का मतलब ये हो गया कि वस्तु का अगर सीपी 5 था तो एमआरपी 7 होगा, और एमआरपी 280 है, यानी 7 की वैल्यू अगर 280 है 40 गुना, तो आपने कहा 5 का 40 गुना कितना हो जाएगा 200, यानी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 200 रुपए का होगा, 200 रुपए का। आपसे पूछा गया प्रयुक्त कागज की लागत कितनी होगी, तो कागज कितने परसेंट है 25% है, तो मैंने कहा 200 का 25% यानी 1/4, आप कहेंगे सर 50 रुपए जो होगी कागज की लागत होगी। तो ये थे आज के आपके वो सवाल जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 23 अगस्त 2024 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए। उम्मीद करता हूँ आपको काफी चीजें अच्छी लगेंगी, काफी चीजें समझ में आएंगी। बस जाते जाते ये कहूंगा, अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जो भी दोस्त आपके वनडे एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं। तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, जय हिंद जय भारत।